नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान की विदाई जो है वो बीजेपी हाईकमान ने तय कर दी है। दक्षिण के राज्यों में उन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा झटका जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दिया जा रहा है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को एक नहीं बल्कि कई झटके मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की राजनीति जो है वो खत्म होने के कगार पर है। उनका करियर जो है वो ढलान पर आ गया है, इसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से एक मिशन के तहत दक्षिण भारत में भेजा जा रहा है और इसके क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आई मध्य प्रदेश से निकलकर, उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया है। मोहन यादव लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान को एक के बाद एक तगड़े झटके लगते ही जा रहे हैं। सबसे पहले उनकी योजनाओं को दरकिनार करना और उसकी चर्चा ना करना और उसको एक तरीके से बंद करने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी गई है मोहन यादव सरकार की तरफ से। लेकिन इसी बीच खबर ये आई कि शिवराज सिंह चौहान के जो बेहद करीबी खास ऑफिसर थे मनीष सिंह, उन्हें भी पद से हटा दिया गया है। अब ऐसे में जब ये चर्चाएं हो रही थी तो देखा यह जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान क्या कदम उठा सकते हैं। और इसी बीच जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से जब वो मुलाकात करते हैं तो के बाद एक बड़ा बयान उनके तरफ से आता है कि विधायक दल की बैठक है और वहां पर रहना बहुत आवश्यक है। अब भागे भागे शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ एक बड़ा खेल हो जाता है बीजेपी हाईकमान के इशारे पर कि मोहन यादव और बाकी जो भी लोग विधायक दल की बैठक में पहुंचते हैं वो शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल के लिए पूछते भी नहीं है। यानी कि बुलावा जो है वो शिवराज सिंह चौहान को नहीं जाता है और वो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचते हैं। जिसके बाद से ही लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से बेदखल कर दिया गया है। दक्षिण के राज्यों में जो भेजने की योजना बनाई गई है, आखिर उसके क्या मायने हैं। बीजेपी हाईकमान क्या शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश में लग गई है। अब आपको इसी बीच वो बयान सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान का जो उन्होंने दिया था और किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि विधायक दल की बैठक है और वहां पर रहना बहुत ही आवश्यक है और उसके बाद विधायक दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान की वो उम्मीद। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए। इतना लंबा आपका अनुभव है, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी आपको मिली है सर? नहीं, कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में इससे ज्यादा है सर। एक और बात, मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी। सलाह मशवरा जो होनी थी हो गया। अब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री से मिलेंगे क्या सर? और किसी से आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है और मेरा विधायक दल की पहली बैठक में रहना आवश्यक है, इसलिए आज मैं वापस जाऊंगा और फिर आऊंगा, आपसे बार बार मिलता रहूंगा। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान की ये बड़ी उम्मीद थी कि विधायक दल की बैठक में रहना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मंत्रिमंडल के भी कुछ नाम उनके द्वारा सुझाए गए हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात में उस पर भी चर्चा जो है वो हुई है। एक तरीके से जो उनका ये बयान आया कि राज्य में भी रहूंगा, केंद्र में भी रहूंगा, तो उनके तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मध्य प्रदेश छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन अब विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया और मंत्रिमंडल में देखना होगा कि क्या कुछ उनके द्वारा सुझाया गया और उस पर कितना अमल होता है, उनके समर्थकों को कितना बड़ा पद और कहां कहां कद जो है वो बीजेपी की जो नई नवेली सरकार है मध्य प्रदेश में वहां पर मिल पाता है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में जाने की जो उनके तरफ से बात की गई और ऑफर जो है बीजेपी हाईकमान की तरफ से दिया गया उसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन मध्य प्रदेश से ना जाने की बात भी लगातार वो कर रहे हैं।
अब इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि दक्षिण में जाने का क्या मायने हैं, किस तरीके से बीजेपी हाईकमान एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार कर रहा है और ये रणनीति बीजेपी के भलाई के लिए नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान के करियर पर ठप्पा लगाने के लिए, एक तरीके से उसे खत्म करने के लिए बनाई जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी अमलेंदु जी, देख रहे हैं आप किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि विधायक दल के बैठक में रहना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उसके बाद उन्हें बुलाया नहीं गया विधायक दल की बैठक में, और साथ ही साथ दक्षिण के राज्यों में भेजने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। ऑफर को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती जो है शिवराज सिंह चौहान के लिए होगी यहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपना अस्तित्व बचाने की जो है आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना अस्तित्व बचा के रखते हैं। लगता ये है कि अभी तक जो सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी की मंडली ने जो है वो शिवराज सिंह चौहान का वनवास तय कर दिया है और शिवराज सिंह चौहान को जो है वो दक्षिण विजय करने के लिए जो भेजा जा रहा है, तो वो दक्षिण विजय होगी कि नहीं होगी वो तो पता नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश पराजय जो है वो इस मंडली ने तय कर दी है। अब शिवराज सिंह चौहान के सामने रास्ते क्या हैं? सवाल ये है, या तो शिवराज सिंह चौहान पार्टी से विद्रोह करें, जो वो करने की स्थिति में है नहीं, या उनका स्वभाव नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। या वो देख चुके हैं कि पार्टी से विद्रोह की भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से कीमत होती है। मतलब आज अगर मोदी जी चाहें कि वो भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर दें तो मोदी जी की गतिविधि जो है वो उमा भारती जैसी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की पार्टी से विद्रोह करने की स्थिति में है। लेकिन मोदी शाह की जो मंडली है उसने बहुत कहा जाए कि स्मार्ट मूव जो है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ चला है। उनको जिस तरीके से दक्षिण भेजा गया है, अब दक्षिण में जाने का मतलब क्या है? मतलब सीधे सीधे ये कि वो विकसित भारत यात्रा का जिम्मा संभालेंगे, दक्षिण में जाएंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नहीं होंगे। इसकी पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कर दी है। अब वो क्यों की है उसका कारण साफ है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं जो है गलती से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुसीबत जो है वो ना बन जाए, या कोई नुकसान जो है वो रहते हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ना पहुंचाने पाएँ। इसका इंतजाम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। शिवराज सिंह चौहान के पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार बयान आए, और अभी जो दिल्ली में नड्डा जी से बैठक हुई उनकी, उसके बाद वो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि मैं दिल्ली में भी रहूँगा, कि मैं केंद्र में भी रहूँगा और राज्य में भी रहूँगा, यानी कि उन्होंने उस समय भी जो था वो ये इशारा देने की कोशिश की कि मेरी केंद्रीय नेतृत्व से जो भी बातचीत हुई हो, लेकिन मैं मध्य प्रदेश छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। अभी जो वो अमरकंटक गए हैं उसके भी जो वीडियो सब वायरल हो रहे हैं, तो उसमें भी वो यही कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, वो कौन सी जगह निवास जगह है या बरगी, 2 जगह गए हैं वो, तो वहाँ उन्होंने जो है यही कहा है कि मैं जो हूँ मध्य प्रदेश मतलब नहीं छोड़ रहा हूँ। मामा के दिल में हैं बहनें, और बहनों के दिल में क्या जो भी कहा है उन्होंने, आपके पास बाइट होगी, आप उसे बाद में शायद चलवाएँ। तो वो कहने मतलब उसका कहने का तात्पर्य उनका यही है कि मैं मध्य प्रदेश किसी भी हाल में नहीं छोड़ रहा हूँ, चाहे कहीं भी चला जाऊँ। तो अगर आप मध्य प्रदेश नहीं छोड़ रहे, कहीं भी चले जाएँ, तो इसका मतलब केंद्रीय नेतृत्व तो विफल हो रहा है फिर आपको मध्य प्रदेश से दूर करने में। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान कह कुछ भी रहे हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा इंतजाम कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश से बाहर जाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश में अपनी कठपुतली सरकार चाहिए, और शिवराज सिंह चौहान जो है वो शायद कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी बात जो है ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हिंदुत्व का प्रयोग बढ़ाया, और जैसे राहुल गांधी भी कह रहे थे एक बार कि वो आडवाणी जी ने कहा था कि गुजरात जो है वो हमारी प्रयोगशाला नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश हमारी प्रयोगशाला है, चुनाव के शुरू में राहुल गांधी ने बात कही थी। तो ये बात लगभग सही है कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत खामोशी के साथ हिंदुत्व की प्रयोगशाला जो था वो मध्य प्रदेश को बनाया। गुजरात का जो प्रयोगशाला थी, वो गुजरात का मॉडल जो था वो तो एक कहा जाए कि वो उसमें हल्ला ज़्यादा था, उसमें हिंसा ज़्यादा थी, लेकिन बिना हिंसा के एक तरीके से कहा जाए और हिंसक ज़मीन तैयार जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के लिए तैयार की, और लंबे समय तक उस पर उन्होंने काम किया। तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये भी लगा हो कि दक्षिण विजय का जो उनका अभियान है, और लगातार दक्षिण से उनका तंबू उखड़ता जा रहा है। कर्नाटक से उखड़ा और तेलंगाना में थोड़ी उनकी उम्मीद थी, वो भी वहाँ से उनका तंबू जो उखड़ा है जिस तरीके से, तो अब उनको लगता है कि दक्षिण किसी भी तरीके से हमको हासिल करना है, क्योंकि जो दक्षिण से नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी आखिर करेगी कहाँ से। तो इसके लिए भी उनको जो हो सकता है कि वहाँ भेजा गया हो, लेकिन ये दूसरा मकसद है। पहला मकसद जो है वो यही है कि किसी भी तरीके से शिवराज सिंह चौहान को
मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर किया जाए और ताकि उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई दखल ना रह जाए। अब जो मंत्रिमंडल तैयार होगा ये उसमें देखने वाली चीज़ होगी कि शिवराज सिंह चौहान के कितने समर्थक जो हैं इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं, या कितने लोग जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं वो बाद में शिवराज सिंह चौहान के समर्थक रह जाते हैं। जी। ये सबसे बड़ी बात होगी कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से जो है समीकरण बैठाता है, किस तरीके से चीज़ों को ठीक करता है। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान अब चाहे दक्षिण में जाएं और चाहे पूर्व में जाएं, कहीं भी जाएं, मध्य प्रदेश से उनकी विदाई जो है वो एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है। अब वो मध्य प्रदेश के मन में रहें चाहे किसी के मन में रहें, आप मन में थे, जनता ने आपके नाम पे वोट दे दिया। आपको समझना चाहिए था कि आप कितने भी मन में हैं, केंद्रीय नेतृत्व तो आपको जो है वो नहीं स्वीकार करेगा, तो आपको मुख्यमंत्री तो रहना ही नहीं था। ये तो चीज़ स्पष्ट थी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से संकेत दे रहा था तो वो चीज़ थे, तो अब सरकार रहती है जाती किसी के भरोसे होता है, जब आपके भरोसे नहीं था, आपको चेहरा भी नहीं बनाया था, तो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में आशाएं जो हैं वो लगातार बनी रहती हैं और किसी को भी आशा छोड़नी नहीं चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की भी शायद यही आशा थी कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, अब सरकार को अगर मैं वापस लेकर के आता हूँ तो मेरा दबदबा जो है वो कायम रहेगा और ये मैं बताने के लायक रहूँगा कि सरकार की वापसी मैं करके लाया हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कृतज्ञता है असल में वो इनके खून में एक तरीके से कहा जाए वो हो सकता है वो कि ये किसी का भी जो है वो एहसान मानने के लिए तैयार नहीं होते, किसी का भी काम जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मोदी जी का पोस्टर हटा करके नड्डा जी का लग जाता है, जीतती है तो मोदी जी के पोस्टर लगने जाते हैं, जीत होती है तो मोदी जी की वजह से हुई है, हार होती है तो स्थानीय नेतृत्व की वजह से हुई है। तो जब जीत हो गई है तो फिर शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट क्यों दिया जाए? हार होती तो जो था वो जिम्मा ज़्यादा जाता शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कि आपकी वजह से हार हुई है, एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी अमल करती है, जो उसका अपना काम का तरीका है। शिवराज सिंह चौहान अगर भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे समय तक रहते हुए और मोदी जी से पुराने स्वयंसेवक होते हुए और ज़्यादा प्रशिक्षित स्वयंसेवक होते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यप्रणाली को नहीं समझे तो ये शिवराज सिंह चौहान की जो है वो कमी है। वो असल में एक चंद्रवरदाई का एक वो जो दोहा है जो आता है कि ये 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाणता, ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो चौहान को तो संकेत मिल रहे थे कि भाई ऊपर सुल्तान है, तो आप अगर चूक गए हैं तो ये चूक आपकी है, ये केंद्रीय नेतृत्व की नहीं है, उसको तो ये करना ही था। ये किन प्रकार है, आप हारते तब भी आपको किनारे किया जाता और आप जीत करके आइए भारतीय जनता पार्टी तब भी आपको किनारे कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सफल हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जो है फिलहाल एक तरीके से कहा जाए तो पहली लड़ाई जो है मोदी और शाह के खिलाफ वो हार चुके हैं। जी बिल्कुल। अब अगर देखा जाए ये दक्षिण भारत में जो भेजने की बात की जा रही है, जो तैयारी की जा रही है बीजेपी हाईकमान की तरफ से, और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने इस ऑफर को स्वीकार भी कर लिया है क्योंकि मीडिया के सामने उन्होंने खुद कहा कि दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा, तो एक तरीके से तैयारी उनकी तरफ से भी चल रही है। लेकिन अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है वो दक्षिण भारत जहाँ पर बीजेपी को अगर देखा जाए, जिस तरीके से बीजेपी जो है उत्तर में अपना जो बड़ा उसका जनाधार है और उसके साथ वो मौजूद है, वहाँ पर किस तरीके से वो कई सालों से अपना जनाधार जो है वो ढूंढ रही है, खोज रही है, उस खोज में वो लगातार दक्षिण भारत में लगी हुई है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान वहां पर बीजेपी को किस तरीके से बढ़त दिला सकते हैं, क्या कुछ वहां पर कर सकते हैं? क्योंकि एक बड़ी चुनौती जो है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए होगी और भाषा की जो समस्या है वो भी वहां पर होगी, क्योंकि दक्षिण भारत में जब से कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है उसके बाद से ही दक्षिण का द्वार जो कर्नाटक कहा जाता है, 5 राज्यों में पूरी तरीके से बीजेपी खत्म नजर आ रही है। ना तो केरल में कोई जनाधार है बीजेपी का, ना ही तमिलनाडु में है, और तेलंगाना में तो आपने देख ही लिया, आंध्र प्रदेश में भी यही हाल है, और कर्नाटक में भी वही अगर आप देखें तो बीजेपी हारी है और कर्नाटक का द्वार उसके लिए तो बंद हो गया है। तो पूरे दक्षिण भारत का जो द्वार है वो बीजेपी के लिए बंद हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान के लिए एक तरीके से ये स्थिति नहीं बन गई है कि एक बड़े मिशन के लिए उन्हें भेज दिया गया है, बड़ी तैयारी, एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या में उन्हें डाल दिया गया है। देखिए असल में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कभी पनप ही नहीं सकी, और जब पनपी भी तो उसके पीछे हिंदुत्व उसका प्रयोग जो था वो वहाँ नहीं था, जब जहाँ भी वो थोड़ा सा बढ़ी। हालांकि अब वो उसको लेकर के जाना चाहती है और उसके लिए प्रयास करती है, लेकिन दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का कोई इस तरीके का जनाधार जैसा उत्तर में इस तरीके का हो जाएगा तो ये अभी तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयास करता है। आपको याद होगा कि अमित शाह जी जो थे वो गए थे थोड़े दिनों पहले तमिलनाडु,
और वहाँ उन्होंने जाकर कहा था कि साहब देश का अगला प्रधानमंत्री जो है वो तमिलनाडु से होना चाहिए। तो ये तमिलनाडु से अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसके पीछे संकेत क्या था देने का। और उसके बाद फिर जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें जिस तरीके से सेंगोल स्थापित किया गया और वो बताया गया कि साहब वो कौन से राजा थे, चोल राजा थे, चोल वंश का, उसका ये सेंगोल है। और तमिलनाडु से थे वो पुजारी बुला करके बाकायदा जो था वो मोदी जी दंडवत लेटे वहाँ जा के नए संसद भवन में ये सब जो किया गया। तो ये सब असल में दक्षिण को लुभाने वाली जो थी वो चीज़ थी। लेकिन दक्षिण में असल में जिस तरीके से यहाँ हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का, असल में ये हिंदुत्व नहीं है, ब्राह्मणवाद है उनका, एक तरीके से कहा जाए ब्राह्मण वर्चस्व की बात है। दक्षिण में राजनीति ब्राह्मणों के विरोध की राजनीति है। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी यही चीज़ लेकर के जाना चाहती, जिस तरीके से तमिलनाडु से बुलाए गए ब्राह्मण पुजारी जो थे वो सब, तो ये एक तरीके से उन्होंने उसी चीज़ को वहाँ स्थापित करने की एक तरीके से कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी उसी के रास्ते पे जाना चाहती है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई खुद की आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं है। जो भी आइडियोलॉजी विचारधारा है वो आरएसएस की है और आरएसएस की आइडियोलॉजी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आरएसएस में वही लोग, भारतीय जनता पार्टी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो आरएसएस से आते हैं या आरएसएस जिनका समर्थन करता है। बाकी लोगों को किसी न किसी तरीके से उनका इस्तेमाल करके फिर पीछे फेंक दिया जाता है। वो चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे जितिन प्रसाद, इस तरह के लोग जो हैं वो सब इस्तेमाल होने के बाद फिर पीछे फेंक दिए जाते हैं। तमाम अब तक का इतिहास जो भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके का है कि जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं उनको उनका इस्तेमाल करने के बाद जो है वो किनारे कर दिया जाता है। तो ये है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ बढ़े। लेकिन अब सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में काम करके और मध्य प्रदेश को असली प्रयोगशाला हिंदुत्व की बना के जब उनके साथ ये बर्ताव हुआ है, तो शिवराज सिंह चौहान क्या मन से जो है वो दक्षिण में जाकर के उसी तरीके से काम करेंगे जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था? क्या वो नहीं जानते हैं कि यहाँ इतना काम करने के बाद मोदी और अमित शाह जी की मंडली ने उनके साथ क्या बर्ताव किया? दक्षिण में जाकर के आप कुछ काम करते भी हैं, उसके कुछ परिणाम अगर आते भी हैं, तो उससे शिवराज सिंह चौहान को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो मोदी जी को होगा ना, अमित शाह को होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा। शिवराज सिंह चौहान को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान जाएंगे वहाँ, जब चूँकि जिम्मेदारी सौंपी गई है और शिवराज सिंह चौहान जो प्रतिबद्ध स्वयंसेवक हैं, तो ऊपर से आदेश आया है तो वो जाएंगे, वो कह भी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी नाराज़गी व्यक्त करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी का आदेश तो मान रहे हैं, लेकिन पार्टी का आदेश मानते हुए भी जो हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि परनाला वहीं गिरेगा, तो परनाला वहीं गिर रहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा और बहनों का और भाई का अटूट रिश्ता है, तो परनाला वहीं गिर रहा है जाकर के। यानी दक्षिण जाएंगे तब भी वहाँ से जो मध्य प्रदेश के मन में रहेंगे और मध्य प्रदेश जो है वो शिवराज सिंह चौहान के मन में रहेगा। तो ये जिस तरीके की बात शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये शायद कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मैं बना रहूँ, मध्य प्रदेश में जड़ें बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण शिवराज सिंह चौहान का घर नहीं है। आप जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ आपने राजनीति की है, जहाँ आपका जीवन बीता है, जहाँ आपको आगे भी रहना है, अगर आपका जनाधार वहाँ से सिमट जाएगा, आप वहाँ की राजनीति से आउट हो जाएंगे, फिर आप दक्षिण जाइए और फिर चाहे पाकिस्तान जाइए, वो एक ही बात है। तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो अगर मध्य प्रदेश से बाहर किए जाते हैं और दक्षिण भेजे जाते हैं प्रभारी बना करके, तो प्रभारी तो बहुत सारे बना करके जाते हैं, तमाम लोग प्रभारी बन करके जाते हैं तमाम जगहों पे। अब कौन जानता है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी कोई राधा मोहन सिंह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनकी हैसियत है पार्टी के अंदर? तो इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान अगर दक्षिण के कहीं के प्रभारी बन करके जाते हैं तो पार्टी के अंदर क्या हैसियत है? मतलब वहाँ से आकर के आप सूचना दे देंगे कि आज 5 लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए, अब तक जो थे वो 10 होते थे, 15 हो गए, यही तो आके बताएंगे आप यहाँ करके। तो वहाँ करना क्या है आपको? तो काम क्या है आपके पास? जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आप लेकर के जाना चाहते हैं, उसका तो दक्षिण की राजनीति से खुला खुला बहर है। आप कहते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और जैसे ही आप ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं, दक्षिण में जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठ के लोग खड़े हो जाते हैं, वह नारे लगने लगते हैं कि इनको बाहर भेजो, हिंदी यहाँ नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति पर चल करके दक्षिण में जाना चाहती है, उस राजनीति के जरिए दक्षिण में नहीं पहुँच सकती। लेकिन ये जरूर है कि दक्षिण के विरोध का दिखा करके उत्तर भारत में वो अपनी बढ़त बढ़ाना चाहती है, उसको बढ़त मिलती भी है। जब दक्षिण उत्तर की बात होती है तो उत्तर में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है। अब इन चुनावों में भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के कोशिश की मुद्दा बनाने की। हो सकता है उसके जरिए भी कुछ सफलता मिली हो। मैं ये नहीं कहता कि उदयनिधि स्टालिन के बयान का जो है कोई भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सब चीज़ आगे चल करके विश्लेषण होंगे और डाटा सब आएंगे, तब जाकर के मालूम पड़ेगा कि उसका कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने मुद्दा बनाया उसको, उदयनिधि स्टालिन के बयान को। तो उदयनिधि स्टालिन के बयान को अगर आप उत्तर में मुद्दा बना रहे हैं, तो आप दक्षिण में जाकर के उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ किस तरीके से राजनीति करेंगे?
ये सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सिर्फ इसीलिए सौंपी गई है कि शिवराज सिंह चौहान जी अब आप मध्य प्रदेश खाली कीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी जगह जो है वो हम भर रहे हैं, आपका यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो अब जाकर के आप दक्षिण में रहिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सब कुछ वहीं आसपास हैं, प्रशांत महासागर, तो जहाँ भी जाना है वहाँ गोता लगाइए, डुबकी लगाइए, लेकिन मध्य प्रदेश से जो आप नर्मदा मैया का पीछा छोड़िए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को यही संदेश दिया और यही जिम्मेदारी सौंपी है। जी अमलेंदु जी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। तस्वीरें अगर आप देखें तो कल भी उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और जहां पर उन्होंने भांजे और भांजियों का निश्चल प्रेम इस तरह के कैप्शन के साथ एक वीडियो पोस्ट किया। और आप बोल रहे थे कि अमरकंटक की जो यात्रा थी वहाँ किस तरीके से बाय रोड गए और लगातार लोगों से मिलते हुए गए, अपने बहनों से भी मुलाकात कर रहे हैं, भांजियों से मुलाकात कर रहे हैं और भांजियाँ जो हैं वो रो भी रही हैं। किस तरीके का ये दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये सारी चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं। एक तरफ वो अपनी ताकत जो है वो बीजेपी हाईकमान को दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पीएम मोदी का भी एक बयान आया था। किस तरीके से वो ये कह रहे थे कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। ये बयान देखा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान पर ही एक कटाक्ष है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में लोग जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और बीजेपी से उनके ही कार्यकर्ता और नेता सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, जिन्होंने आपको जिताकर सीटें दी, मध्य प्रदेश में 160 से ज़्यादा सीटें दी, उन्हें तो आपने हटा दिया, लेकिन जो एक मामूली से विधायक थे और कई भ्रष्टाचार में भी उनके नाम थे, आरोप जो हैं उन पर लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उन्हें आपने गद्दी सौंप दी और वो बैठने के बाद किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को ही पटकनी दे रहे हैं, लगातार उनकी योजनाओं और उनके खास ऑफिसरों पर चाबुक चला रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो विधायक दल की बैठक में ना बुलाना और एक तरीके से साफ संकेत जो है दे दिया गया कि आपका यहाँ पर काम नहीं है। तो क्या बीजेपी हाईकमान और मोहन यादव मिलकर इस तरीके से कदम उठा रहे हैं? देखिए, असल में मोहन यादव की तो अभी कोई मतलब ऐसी हैसियत नहीं है कि वो क्या कदम उठा रहे हैं क्या नहीं उठा रहे हैं। जो भी कदम मोहन यादव उठा रहे हैं या उनसे उठवाए जा रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व उनको आदेश दे रहा है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होना जो है वो उसकी अयोग्यता नहीं है, बल्कि उसकी एक योग्यता समझा जाता है। क्योंकि आप देखिए जितने भी लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ सम्मानित किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के तमाम आरोप रहे हैं, व्यापक घोटाले के तमाम विपक्ष आरोप लगाता रहा है। अब वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हो तो कोई जांच हो उसकी तब मालूम पड़े, वो जांच वाच कब होगी क्या नहीं होगी तो कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी में जांच और इस्तीफे होते नहीं हैं, ये तो सबको मालूम है अच्छे तरीके से। तो वो भ्रष्टाचार तो खैर कोई मसला नहीं है कि मोहन यादव के ऊपर कांग्रेस के आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के, या क्या उनके ऊपर आरोप है, कहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया क्या नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान से उनकी किस मामले में छवि स्वच्छ है, वो सब कोई मसला मुझे लगता है कि नहीं है भ्रष्टाचार का। लेकिन जो असली बात है वो यही है कि मोहन यादव के जरिए शिवराज सिंह चौहान को निपटाने की जो कवायद केंद्रीय नेतृत्व के जरिए की जा रही है, उसमें मोहन यादव खुद की कितनी ब्रांड कर पाते हैं वो अलग का मसला है कि कितना ब्रांडिंग कर पाते हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो निपटा दिए जाएंगे ना कुल मिलाकर के। असली चीज़ यही है। अब जो मोदी जी जो कह रहे हैं कि साहब वो कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, असल में देखिए मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो कैमरा जीवी हैं, वो कैमरे के सामने किसी को आने नहीं देते हैं। तो ये कई बार वीडियोस तमाम वायरल होते हैं कि उनके कैमरे के सामने कोई आ गया तो मोदी जी ने उसको किनारे कर दिया। तो मोदी जी ये किसी हाल में नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, या अब सोशल मीडिया एक तरीके से क्या है वो भी तो जनाधार ही है जो सोशल मीडिया पे आपके समर्थक हैं। भाई ज़मीन पे तो वो आप कार्यकर्ता है ना आपका, जो सोशल मीडिया पे आपकी बात कर रहा है आपका समर्थक है वो सोशल मीडिया पे भी है। यानी जो गली का जो चाय का चौपाल है या नुक्कड़ है उस पर बैठ कर के जो बातें करता है वही आकर के सोशल मीडिया पर कर रहा है उसी तरीके की बातें। तो इससे घबराने की बात क्या है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए चूँकि वो बातें ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और उसकी रीच थोड़ी ज़्यादा है और वो गाँव और गली से निकल कर के वो वैश्विक उसकी पहुँच एक तरीके से हो जाती है। तो ये मोदी जी के लिए मुझे लगता है कि खतरा एक लगा कि भाई शिवराज सिंह चौहान की जिस तरीके से लोकप्रियता दिखाई पड़ रही है, ख़ासतौर से उनको मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के बाद, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोष प्रकट कर रहे हैं, जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, जिस तरीके से लाली बहनाएं जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान से गले लिपट लिपट के रो रही हैं, ये सब जो चीज़ें सब आ रही हैं, इससे मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को ये गया कि कहीं शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता जो है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा ना हो जाए और ये वहाँ से निकल करके बाहर देश भर के अंदर जो ये मैसेज जाना शुरू ना हो जाए और ये मैसेज ना चला जाए कि जो काम करने वाला है, जिसकी लोकप्रियता है, उसको मोदी शाह की मंडली जो वो निपटा रही है। अब जो हुआ नहीं हुआ वो जाती है नहीं जाती, लेकिन ये संदेश तो जा ही रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निपटाया है
जो संदेश तो जा रहा है ना कि भाई काम करने वाले को आप निपटा रहे हैं, जिसका अपना जनाधार है, मतलब कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति आपको नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, ये संदेश तो एक जा ही रहा है कुल मिला करके। तो ये सारी जिस तरह की चीज़ें हैं, तो मोदी जी का ये कहना है कि साहब कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए बनाते हैं। अब मोदी जी की भी छवि किससे बनी है? भाई मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था ना, इसी के जरिए। और अमित शाह जी का तो बयान काफ़ी वायरल हुआ था कि हम जब चाहें तब किसी को भी कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। हमारी सोशल मीडिया आर्मी जो है बहुत ताकतवर है, यानी IT सेल उनका जो है वो, और दिखता भी है कि उनका IT सेल जो, मतलब अमित मालवीय को ट्वीट करते हैं तो उसके समर्थन में जो आप देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति तक जो ट्वीट करने लग जाती हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है, ट्रोल आर्मी है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो ये ट्रोल आर्मी जो है और ये लोकप्रियता जो शिवराज सिंह चौहान को भी हासिल हो जाए और मोदी जी उसमें कहीं पीछे रह जाएं, तो ये केंद्रीय नेतृत्व तो कैसे बर्दाश्त करेगा? तो जाहिर सी बात है कि इसलिए शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने की कोशिशें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उसमें सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो बाकी आगे चल के क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या दक्षिण जाकर के भी जो है वो भाजपा की लंका लगाने का कुछ काम करते हैं मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली चीज़ होगी कि वो दक्षिण में रहते हुए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लंका जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात तो आंचल जी तय है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को अपना राजनीतिक कैरियर बनाए रखना है, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में टिके रहना है, तो 2024 में उनको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्वयं को साबित करना होगा। और किस तरीके से साबित करते हैं, ये उनकी जो है योग्यता, उनकी जो राजनीतिक कौशल है उस पर निर्भर करेगा। जाहिर सी बात है कि जो वो कह रहे थे कि 29 कमल के फूल देने हैं, तो 29 कमल के फूल दे करके तो जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी नहीं कर सकते हैं। वो कितने फूल तोड़ सकते हैं, कितने फूल मुरझा सकते हैं, इसका अगर उनके अंदर कौशल है, तभी अब वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे सर्वाइव कर पाएंगे। जी हाँ, जी बिल्कुल। आपने कहा कि अगर पार्टी को सारी सीटें मिल जाती हैं तो एक तरीके से बीजेपी हाईकमान को भी यही लगेगा कि आपके रहने और ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमने जो ठाना है हमने कर लिया। आप ये कह रहे थे कि 29 कमल के फूल आप खिलाएंगे, लेकिन हमने खिला लिया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तो शिवराज सिंह चौहान के लिए स्थिति और बुरी बन जाएगी। बहरहाल स्थिति अभी भी बुरी बनी हुई है शिवराज सिंह चौहान की। आप देख रहे हैं लगातार दरकिनार कर दिया गया है, दक्षिण के राज्यों में भेज दिया गया और इतनी बड़ी एक समस्या में उन्हें डाल दिया गया, एक बड़ी चुनौती जो है वो उन्हें दे दी गई है कि आप दक्षिण में कमल खिलाइए। अब दक्षिण में वो कितना कमल खिला पाते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इसी बीच सर अमरिंदर जी, अगर आप देखें तो किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इन मुद्दों को उठा रही है। अब लाडली बहना योजना की ही अगर हम बात कर लें तो बीजेपी से दरकिनार कर रही है और राज्यपाल ने भी इसका जिक्र नहीं किया है। तो माना जा रहा है कि इस योजना को बंद करने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और इस पर ठप्पा लगा दिया जाएगा और इसे पूरी तरीके से ठप कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रहे, किस तरीके से जीतू पटवारी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस पर बयान दे रहे हैं। जीतू पटवारी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भले ही शिवराज भैया चले गए हैं लेकिन जीतू भैया हैं और जीतू भैया जो हैं वो बहनों के हक की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर, जो कांग्रेस ऑफर एक तरीके से दे रही है? देखिए, अब ये कांग्रेस का एक ऑफ़र भी हो सकता है कि शिवराज सिंह चाहे तो कांग्रेस में आ सकते हैं। अब पता नहीं ये ऑफ़र है कि नहीं है, मैं इसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता, कोई घोषणा भी नहीं कर सकता, ये उनका आंतरिक मसला है। लेकिन जीतू पटवारी के इस बयान से एक चीज़ तो साफ हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान को जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है, तो शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को जो बंद करने की बात हो रही है, अब कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान की उन योजनाओं के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की राजनीति में घेरेगी। ये हो सकता है कि वायदे वो शिवराज सिंह चौहान ने किए हों, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए हों, लेकिन वो योजनाएं थीं और उन योजनाओं के बल पे और उन वादों के बल पे भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में वोट मिला है। तो यानी अगर शिवराज सिंह चौहान की वो घोषणाएं थी और मोदी जी की नहीं थी, वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, वो शिवराज सिंह चौहान की ही अगर गारंटी थी, तब भी वो गारंटी थी तो भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनसे पीछे हटती है, अब जिस तरीके से लोकसभा संसद में बताया गया, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने उत्तर दिया, जवाब दिया कि साहब वो राजस्थान में जो है वो 450 रुपये का सिलेंडर नहीं मिलेगा, ये कहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे, तो मोदी जी की गारंटी थी वहाँ। तो अगर ये इस तरह की गारंटियाँ फेल होती हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इन सारी गारंटियों को लेकर के ही
अब मध्य प्रदेश में राजनीति करेगी, सड़क पर उतरेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सब योजनाएं बंद की जाती हैं जो चल रही थी, वो योजनाएं अगर बंद की जाती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो इसका सीधा सीधा लाभ फिर भारतीय जनता पार्टी को ना मिल करके कांग्रेस को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा सीधा ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो अब देखना ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो किस तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फंसा के जो हैं और तब दक्षिण की तरफ वो मुख कर रहे हैं अपना। तो दक्षिण की तरफ उनका मुख जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ आग उगलता है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के लिए वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का हथियार बनता है, ये देखने वाली चीज़ होगी। और ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो किस तरीके से ये जो एंटी इनकम्बेंसी तैयार होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए, इससे किस तरीके से अपने निपटते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुझे लगता है कि विकल्प कम है। विकल्प हालांकि शिवराज सिंह चौहान के सामने भी अब कम है जी, लेकिन दोनों विकल्प के कम होने के बावजूद कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में जो विकल्प अब ज़्यादा खुले हुए हैं। उनका नेतृत्व भी नया आ गया है, लड़ाकू नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, सारी चीज़ें हैं। तो अब वहाँ जो है संघर्ष मुझे लगता है कि वो मज़ेदार होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में परिस्थितियाँ 2019 के जैसे नहीं होंगी, और शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर पहुँचाएगा। आचार्य जी जी अमलेंदु जी, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश जो है वो बेदखल कर दिया गया है। हाँ, नहीं बिल्कुल एकदम बेदखल कर दिया गया। मैंने जैसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सफल हो गया है उनको मतलब वहाँ से बाहर भेजने में। अब शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे जो है वो यहाँ से जो भेजा जा रहा है, किस लिए भेजा जा रहा है, वो इसलिए भेजा जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश में अपनी दखलंदाजी कम कीजिए या दखलंदाजी अपनी मध्य प्रदेश में बंद कीजिए। सवाल यही है कि शिवराज सिंह चौहान के सामने ये पूरे अपने कैरियर का संकट है कि अगर आप मध्य प्रदेश से आउट हुए तो आप भारतीय राजनीति से आउट हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आप आउट हो जाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान को राजनीति में बने रहने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में बने रहना है, उनकी मजबूरी है। और कोई भी व्यक्ति जो है जो राजनीति करता है वो राजनीति से आउट होने के लिए राजनीति नहीं करता है। वो अकेले शिवराज सिंह चौहान की समस्या नहीं है, वो सबकी समस्या है। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सारे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में पहुंचाने के बाद खुद मार्गदर्शक मंडल में जाने को तैयार क्यों नहीं है, जबकि उस उम्र में पहुंच रहे हैं जिस उम्र का उन्होंने वास्ता दे करके कलराज मिश्र को पहुंचा दिया मार्गदर्शक मंडल में, आडवाणी जी को पहुंचा दिया मार्गदर्शक मंडल में, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया, कल्याण सिंह को मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया, राजनाथ सिंह को मार्गदर्शक मंडल में पहुंचाने की तैयारी हो रही है। तो उस उम्र में आकर के आप मार्गदर्शक मंडल में जाने को तैयार क्यों नहीं है, तो सवाल है ना। तो यही संकट शिवराज सिंह चौहान के सामने का संकट है। मोदी जी के सामने जो संकट है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे तो क्या करेंगे, तो यही संकट शिवराज सिंह चौहान के सामने कि मुख्यमंत्री आप नहीं रहे तो करेंगे क्या। और मध्य प्रदेश की राजनीति से भी अगर आप आउट हो गए तो आप तो पूरी राजनीति से आउट हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बने रहना उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अब हालांकि वो जिस तरीके से ज़मीन को लेकर के वो पौधे रोप रहे हैं, आज ही उनका थोड़ी देर पहले वीडियो आया है उन्हीं के ट्विटर हैंडल पे कि वो कहीं पौधे रोप रहे हैं। तो ये पौधे कौन से रोपे जा रहे हैं, सवाल ये है ये पौधे आप किस फसल के रोप रहे हैं, और ये या कांटे बो रहे हैं आप किसी के लिए। सवाल ये कि पौधे जो आप बो रहे हैं तो उसमें फूल और कांटे दोनों हैं, या वो फूल वाले पौधे हैं या फल वाले पौधे हैं। अब देखना ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो पौधे बो रहे हैं उनमें से कितने कांटे निकल के भारतीय जनता पार्टी के पैरों में चुभते हैं जी। तो जितने कांटे भारतीय जनता पार्टी के पैरों में चुभेंगे, शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा। और शिवराज सिंह चौहान अगर भारतीय जनता पार्टी को 29 कमल फूल भेंट करने की बात करते रहेंगे, फूल भेंट करेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। कुल मिलाकर के इस चीज़ को मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान समझ रहे हैं, और चूँकि गंभीर राजनीतिज्ञ हैं और लंबे समय तक उनका अनुभव है। आडवाणी जी जैसे व्यक्ति के शिष्य रहे हैं, वो आडवाणी जी जिनको मोदी जी ने जो है वो मार्गदर्शक मंडल में पहुँचा दिया है, तो आडवाणी जी की बराबर वाली सीट पर जाकर के शिवराज सिंह चौहान अभी बैठना नहीं चाहेंगे, अभी उनकी इतनी उम्र नहीं है। तो इसलिए कुल मिलाकर के उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में हर हाल में टिके रहना है, अपने को प्रासंगिक साबित करते रहना है। किस तरीके से करते हैं, ज़मीन रोप करके, लाडली बहनों के बीच पहुंच करके, मामा भाई बन करके, किस तरीके से करते हैं ये उनका अपना मसला है। लेकिन उनको हर हाल में अपने को चाहे वो दक्षिण जाएँ और चाहे वो उत्तर जाएँ, चाहे पूरब जाएँ, चाहे पश्चिम जाएँ, कहीं भी जाएँ, लेकिन मध्य उनको जो है, जो मध्य प्रदेश है उसको किसी हाल में नहीं छोड़ना है अगर राजनीति में उनको आगे कामयाब होना है या राजनीति में बने रहना है तो। जी
जी अमलेंदु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए उन्होंने जब बयान दिया था जेपी नड्डा से मिलने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि राज्य की भी राजनीति में रहूंगा और केंद्र की भी राजनीति में रहूंगा। लेकिन मामला जो है वो थोड़ा उल्टा पड़ गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की विदाई जो है वो हो चुकी है। जो लड़ाई शिवराज सिंह चौहान काफी दिनों से लड़ रहे थे, नतीजे आने के बाद से ही लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं और एक तरीके से अपना जो उनका जन समर्थन उनके पास है उसे दिखाने की कोशिश जो है उनके द्वारा बीजेपी हाईकमान को की जा रही थी। और इसीलिए जेपी नड्डा ने मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। वहाँ से वो भागे भागे, दिल्ली से शिवराज सिंह चौहान भागे भागे यहाँ से पहुँचते हैं मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस काम के लिए वो पहुँचते हैं उसी में उन्हें न्योता नहीं दिया जाता है। विधायक दल की बैठक में वो नहीं पहुंचते हैं। और इसके साथ ही जो उनके द्वारा ये कहा गया था कि राज्य में रहना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही मंत्रियों के नाम जो हैं वो जेपी नड्डा को सुझाए हैं, उस पर भी चर्चाएं हुई हैं। इसके साथ ही बाकी जो जिम्मेदारी मिलेगी वो भी निभाऊंगा, लेकिन लाडली बहना का जिक्र उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इसीलिए शायद बीजेपी हाईकमान ने यह तय कर लिया कि आप मध्य प्रदेश को छोड़िए और जाइए दक्षिण के राज्यों में। तो मध्य प्रदेश में एक तरीके से बीजेपी हाईकमान का दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं कायम है और इसका खामियाजा जो है वो आने वाले दिनों में भुगतना बीजेपी को पड़ेगा, ऐसी चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारे जाने का, तो आप सभी से विदा लेते हैं और देखते रहिए DB लाइव। फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में।